इस वक्त दहशत कुछ बोल नहीं सकता था। आखिरकार ससुराल में आया हुआ था। वैसे वो चाहता तो अपनी मर्जी की कर सकता था, लेकिन फिर भी वो नहीं कर रहा था। वो कुछ सोचकर बोला, ऐसा क्यों? ये कौन सी रस्म रिवाज है? और ये मेरी पत्नी है, सिकरवार खानदान की बहू है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? हाँ, बताइए। न जाने कितने सारे दुश्मन आसपास घूम रहे हैं, इसलिए तो मुझे यहाँ पर भेजा गया है। इस पर रीमा जी खड़ी होते हुए बोली, पर केतकी जी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि इस रस्म के लिए हमारे बीच में बात हुई थी कि आज की रात कोई रह नहीं सकता है। रुकिए, मैं उनको फोन करके। उन्होंने इतना ही कहा था, तभी एकदम से दहशत घबराते हुए बोला, आई मीन टू से माँ ने कहा था कि छोड़कर चले आना, तो डिनर के बाद में चला जाता हूँ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वरना माँ को गुस्सा आएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे इस बचपने की वजह से माँ को गुस्सा आए। ये सुनकर ही कैलाश जी को हंसी आ रही थी, क्योंकि वो समझ गए थे कि दहशत ने झूठ कहा था। वो पिया को देख रहा था और यहाँ पर पिया को भी हंसी आ रही थी। अभी तक जो एकदम से वो डरी हुई थी चुपचाप बैठा और एकदम से उसके पैरों के ऊपर अपना हाथ रखकर उसे सहलाने लगा। पिया अब इस बार फिर से अच्छे से खाने को हुई तो उसकी तरफ मुंह बनाकर देखने लगी। वो उसे आंखों से ही कह रही थी कि वो ये सब ना करे। दहशत खाते हुए उसके हल्का सा करीब आते हुए बोला, तुम जानते नहीं हो तुम्हें छूने के लिए मैं पागल हो रहा हूँ। अपने माँ बाप को बोलो कि मुझे यहीं पर रोक ले, मुझे तुम्हारे साथ रहना है आज की रात। तो पिया सामने देखकर फिर ना हल्के से नजर नीचे करते हुए बोली, हर रात तो आप मेरे साथ ही रहते हैं, तो अब क्या मैं अपने माँ बाप को बोलकर अपनी बेइज्जती कराऊं? पहले ही आप यहाँ पर आकर मेरी बेइज्जती कर चुके हैं। ये जो आज आपने अभी कुछ वक्त पहले किया था ना, वो माँ के सामने हुआ था। ना जाने हमारे बारे में क्या सोच रही होगी। दहशत मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारी मम्मा और पापा ने हमारी शादी कराई थी, मुझे नहीं लगता उनको कोई ऑब्जेक्टिशन होगा। खैर, अगर तुम नहीं कहोगी तो फिर मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। पिया समझ नहीं पा रही थी कि वो अपने माँ बाप से कैसे कहे। वहीं पर कैलाश जी पिया का चेहरा देखकर समझ गए थे, तो वो कुछ सोचकर बोले, बेटा वो क्या है कि मैं भी समझ रहा हूँ कि तुम्हारे दिल में अच्छा नहीं चल रहा है। तीन तीन पति है, लेकिन एक भी इस वक्त तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन क्या है ना कि बेटा, हमारे यहाँ के जो रस्म रिवाज है उसको केतकी जी और हम सब बहुत अच्छे से मानते हैं। अगर तुम जिद करोगी तो मुझे केतकी जी से बात करनी होगी। और अपने माँ बाप से डरो ना डरो, लेकिन अपने सास ससुर से तो जरूर डरोगी। सासू माँ तुम्हारी ऐसी ही है। ये सुनकर पिया ने नजर झुका ली। यहाँ पर दहशत जब भी पिया को देख रहा था तो उसका मन कर रहा था कि वो पिया को किस करें। समझ नहीं पा रहा था, तो उसने जैसे ही डिनर किया वो खड़ा हुआ और बोला, आई एम डन, मुझे निकलना है। जब निकलना ही है तो जल्दी निकल जाता हूँ, थोड़ा मेरी बीवी का ख्याल रखिएगा। ये कहते हुए वो सामने देख रहा था। एक बार भी उसने पिया की तरफ नहीं देखा। पिया को इन चीजों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, वो इतनी भी ज्यादा इंटेंस नहीं हो चुकी थी। दहशत खड़ा हुआ और वहां से निकला। उसके जाते ही रीमा जी पिया जी की तरफ देखकर बोली, बुरा लग रहा है पतिदेव चले गए हैं? पिया जल्दी से अपना सर उठाकर बोली, अरे नहीं माँ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा है। वैसे भी बुरा ही बुरा करते हैं मेरे साथ। आपको पता है, जब देखो तब कभी किस कर लेंगे तो कभी पकड़ लेंगे, कहीं पर भी खींच लेंगे। यहाँ पर रीमा जी और कैलाश जी दोनों ही आंखें बड़ी करके पिया को देखे जा रहे थे, और पिया को अब समझ में आ रहा था कि उसने जल्दबाजी में क्या बोल दिया था। हमेशा ऐसी ही थी, कभी भी कहीं पर भी कुछ भी बोल देती थी और एकदम से बोल देती थी। और रीमा जी और कैलाश जी के सामने तो कभी उसने कुछ छुपाना सीखा ही नहीं। और अब तो उसकी जिंदगी ससुराल वाली हो गई थी ना। अगर एक पति रहता तब तो ठीक, पर तीन तीन पति थे। तीनों के साथ कैसा टाइम गुजर रहा था। अगर वो ये सब सबके सामने ऐसा कन्विंस करने लगी, सबके सामने ऐसे शो ऑफ करने लगी, तो न जाने उसकी इज्जत की कितनी बड़ी बड़ी धज्जियां होगी। वो तो अब आंखें बंद करके अपने बारे में सोच रही थी कि ना जाने उसके माँ बाप उसके बारे में क्या सोच रहे थे। उसके माँ बाप उसको बहुत अच्छे जानते थे। आखिरकार उसे पैदा किया था, बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था। कैलाश जी तो अपना चेहरा दूसरी तरफ करके खड़े होते हुए बोली, एक्चुअली रीमा, मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा स्टडी रूम में, और उसके बाद सुबह मुझे कहीं बाहर के लिए निकलना है। बिटिया विदा हो जाएगी, उसके बाद निकलूंगा। ये सुनकर रीमा जी ने हाँ में सर हिला दिया। वो समझ गई थी कि कैलाश जी चाहते थे कि रीमा जी पिया को बैठकर समझाए। वो जानती थी कि जब तक पिया को समझाया नहीं तब तक उसकी गोबर बुद्धि में कुछ भी घुसता नहीं था। इसलिए रीमा जी आगे आई और बर्तन हटाकर साइड करते हुए बोली, अब तो सारा काम बाद में होगा, पहले तुझे निपटा लूं। तो पिया आंखें खोलकर बोली, मैंने ऐसा क्या कर दिया है माँ? अब पिया को पकड़कर रीमा जी उसके रूम में लेकर गई और उसे वहीं पर बैठाकर उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, शादी हो चुकी है तेरी, और ये बात तू भी समझती है कि किसके सामने क्या बोलना चाहिए। इतना जल्दी जल्दी में बात मत किया कर कि सामने वाला भी सोच में पड़ जाए कि तू कितनी बुद्धिहीन है। मुझे पता है कि तेरे अंदर कितना दिमाग है, सिकरवार खानदान की बहू बन गई है, वही बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है कि वहाँ पर बहुत सारी चीज ऐसी होगी कि जो तुझसे हैंडल नहीं होगी, और जो तुम्हें अभी अभी बात की है ना कि दहशत जी तेरे साथ क्या कर सकते हैं, क्यों तुझे हाथ लगाते हैं। वो तेरे पति हैं तो उन्हें हक है तुझे हाथ लगाने का, तुझे छूने का।
यहाँ तक कि अग्नि जी और वायु जी को भी। तो पिया खड़ी होते हुए बोली, है अग्नि जी और वायु जी को क्यों? माना कि वो सब पति है, लेकिन सब अलग अलग काम कर सकते हैं ना। कोई मुझे खिला पिला सकता है, कोई मुझे घुमा सकता है, कोई मेरे साथ सो सकता है। ये सुनकर अब रीमा जी ने अपने सर पर हाथ रख लिया और खड़ी होते हुए बोली, तू इकलौती बहू है उनके घर की और तीनों का हक है। तीनों जो मर्जी वो तेरे साथ कर सकते हैं, चाहे वो अग्नि जी हो, वायु जी हो और दहशत जी हो। ये बात वो अपने कलेजे पर पत्थर रखकर कह रही थी। उन्हें पता था कि उनकी बेटी इतनी समझदार नहीं थी, इसलिए तो उन्हें और दर्द होता था कि इतनी मासूम लड़की के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होना चाहिए था। वो पिया के दोनों हाथों को पकड़कर बोली, अगर वो लोग तुझे रुला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो बेशक हमें बताओ। अगर तेरे साथ कोई बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन रही बात छूने की, तुझे हाथ लगाने की, तो वो उनका हक है बेटा, और ये बात तुझे समझनी ही होगी। इतनी भी बुद्धिहीन है तू जो तू अपने पापा के सामने ये सारी बातें कह रही है। इस पर पिया सर झुकाकर बोली, ओके मम्मा, मैं अब अगली बार से ख्याल रखूंगी, लेकिन क्या करूं, वो मुझे बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया और हमेशा आप लोगों से सबकी शिकायत करती रहती थी, इसलिए निकल गया। अब इस बार रीमा जी ने गहरी सांस ली और उसे समझाते हुए बोली, वो कुछ भी करते हैं, तेरा फर्ज बनता है कि तू हर चीज को हाइड करेगी। ये जो तुम दोनों के बीच में पर्सनल मोमेंट है वो चीज शेयर नहीं करेंगी, जैसे कि अगर वो तुझसे बात करते हैं या फिर तुझे अकेले जाकर मिलना कहते हैं, तो ये सारी बातें यहाँ पर नहीं बता सकती है। बेटा तुझे शर्म आनी चाहिए, कैसी हो गई है तू? तेरे अंदर शर्म और हया कुछ नहीं बची है। ये सुनकर पिया आंखें बाहर निकालकर मुंह बनाकर उन्हें देख रही थी कि अब रीमा जी ने क्या उसे कतई एकदम से बेशर्म समझ लिया था। अब पिया एकदम से ब्लैंकेट में खुद को कवर करते हुए बोली, आप जाते जाते ना दरवाजा लॉक कर देना, मुझे शर्म आ रही है, इसलिए मैंने ब्लैंकेट को अपने चेहरे पर डाल लिया है। अभी मैं आपको नहीं देखूंगी, जब शर्म चली जाएगी तो मैं आपको देखूंगी। ये सुनकर रीमा जी ने अपने सर पर हाथ रख लिया और जाते जाते दरवाजा बंद करते हुए बोली, ना जाने अपना घर कैसे संभालेगी, कैसे संभालेगी इतना सब कुछ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, इस लड़की को चुना ही क्यों गया अपने 3 बेटों के लिए। ये एक इंसान को नहीं संभाल सकती, 3 इंसान को क्या ही संभालेगी, पागल लड़की। ऐसा कहकर वो गुस्से में वहां से चली गई, क्योंकि पिया की हरकतें ऐसी थी। पिया ने जैसे ही महसूस किया कि रीमा जी वहां से जा चुकी थी, तो उसने जल्दी से ब्लैंकेट को अपने चेहरे पर से हटाया और आंखें निकालकर बोली, ये सब के सब मेरे पति की साइड क्यों रहते हैं, मेरी साइड क्यों नहीं रह सकते हैं? ऐसा लगता है मामा और पापा भी बदल गए हैं, मुझे झगड़ा करना होगा, लड़ाई करनी होगी। मैं अभी फोन करके उन्हें बुलाती हूँ और आएंगे और मुझसे लड़कर उसके बाद जाएंगे। यहाँ पर तो पिया के दिमाग में ये सब चल रहा था, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अग्नि एक घर के सामने खड़ा हुआ था। चॉकलेटी कलर की पेंटिंग के साथ 2 फ्लोर का घर था, केरल के ही एक अनजान वाले शहर में, और जहाँ पर एक लड़की इस वक्त खिड़की से लगकर खड़ी हुई थी और बाहर चांद को निहार रही थी। रात काफी हो गई थी, चांद की रोशनी पूरी तरह से उसके चेहरे पर पड़ रही थी, बाल हवा में लहरा रहे थे। अग्नि भी अपनी कार से लगकर खड़ा होकर उस लड़की को देख रहा था। वो लड़की भी बस सामने देख रही थी, क्योंकि उसे अभी कुछ आइडिया नहीं था कि कोई छुपकर उसे देख रहा था। छुपकर अग्नि सिकरवार, जो कि कभी छुपकर काम करता ही नहीं था, लेकिन आज वो कर रहा था। वो लड़की अभी भी बाहर की तरफ देख रही थी कि तभी पीछे से एक आवाज आई, जीविका वहां पर क्या कर रही हो बेटा, चलो अंदर आओ। ये सुनते ही वो लड़की अचानक से पलटकर बोली, आती हूँ, 1 मिनट मामी जी। छोटी मामी जी क्या कह रही है? तो वो औरत जिनका नाम कात्यायनी था, वो इस वक्त जीविका को आवाज लगा रही थी। जीविका जल्दी से अंदर की तरफ जाने लगी। उसे पता था कि बहुत काम करना था, फिलहाल के लिए वो लड़ रही थी, लड़ने में एक नंबर थी। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ बाहर के लोगों से लड़ती थी, वो घर के लोगों से भी लड़ जाती थी। इस वक्त भी वो नीचे आकर लड़ ही रही थी। कात्यायनी चुपचाप खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी और वो अपनी छोटी मामी से लड़ रही थी। छोटी मामी इस वक्त गुस्से में उसे देख रही थी। जीविका के बगल में उसका छोटा भाई जय खड़ा था। कात्यायनी तो चुपचाप एक साइड में कर बैठी हुई थी, लेकिन अभी भी कामिनी गुस्से में जीविका को देख रही थी। वो एकदम से बोली, सुबह मैंने बनाया था ना, तो चलो शाम को आपको बनाना पड़ेगा। जय जीविका के बगल में खड़ा था, तो कमीनी आगे आते हुए बोली, मेरे पति के टुकड़ों पर पलती हो, वो इस घर का खर्चा निकालते हैं। इस पर जीविका आंखें निकालकर बोली, काहे का पति? वही पति जो इस घर में रायते से ज्यादा फैला रहता है। मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है उसके अंदर कि वो काम कर यहाँ पैसा देता है। अगर मैं किसी दिन कॉलेज से होकर पार्ट टाइम जॉब ना करूंगी तो फिर आपकी हवा निकल जाएगी। कपड़े खरीदने होते हैं, दिवाली के तो मेरे बोनस का इंतजार रहता है। आए बड़े मुझे खिलाने वाले, अगर इतना ही खिलाते ना तो कब का मुझे घर से बाहर निकल चुके होते। इतने एहसान करने वाले लोग नहीं हो तुम लोग। आई बड़ी मैं तो नहीं बनाने वाली हूँ, अगर निकाल सकते हो तो निकाल दो। ये सुनते ही कमीनी तुरंत जीविका के पास पहुंची और उसका कान पकड़ने को हुई। तभी एकदम से जीविका खड़ी हुई और तुरंत उनके हाथ पकड़कर पीछे करते हुए बोली, आंटी जी ये अपना करेले जैसा हाथ ना दूसरी तरफ करना, इसको ककड़ी बनाकर 2 मिनट में, अगर सलाद बनाकर दूसरों को नहीं खिलाया ना तो मेरा नाम जीविका चौधरी नहीं।
चौधरी खानदान की बेटी हूँ मैं। मेरे माँ बाप यहाँ पर छोड़ कर गए हैं हमें, और वो भी पूरे पैसे के साथ। हमारी प्रॉपर्टी भी आप लोगों ने हड़प रखी है, ऊपर से हम लोग आपके पैरों के तले दब कर रहे हैं। ये मेरा पॉइंट नहीं है। ऐसा कहकर वो जल्दी से किचन की तरफ गई और कुछ स्नैक्स और बिस्किट उठाकर लाने लगी। कामिनी और कात्यायनी दोनों ही उसे देख रही थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी जीविका को रोक सके। जीविका ने जय को लिया और लेकर अपने रूम की तरफ आ गई, जो कि उसका और जय का था। वो जय को हमेशा अपने साथ में ही रखती थी क्योंकि उसे अपनी मामियों के ऊपर भरोसा नहीं था, लेकिन यहाँ पर अग्नि सब कुछ देख रहा था और सुन भी रहा था, क्योंकि वो उनके लिविंग एरिया के खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया था। जीविका का ये शेरनी वाला रूप देखकर उसे हंसी आ रही थी इस वक्त कि उसके पूरे घर वाले हर कोई उससे डर रहा था। वही जय को लेकर वो ऊपर गई और उसे स्नैक्स खिलाने लगी। जय मुश्किल से अभी 10 से 12 साल का था। वो पढ़ाई भी करता था और जीविका सिर्फ उसके लिए जी रही थी। उसका पूरा परिवार कहे या फिर उसके पूरे नानी के घर वाले, हर कोई सिर्फ लूटने के लिए लगा हुआ था। उसकी दोनों मामियां हमेशा उससे काम करवाने में लगी रहती थी। बड़ी मामी तो हमेशा स्वीटली बिहेव करती थी, लेकिन जीविका को पता था कि वो कैसी थी। इस वक्त वो जय को खिला रही थी। जय खाने के बाद वो भी चुपचाप उसकी गोद में सो गया। वो उसे सुला रही थी और आगे के बारे में सोच रही थी, क्योंकि रोज रोज उसका ये रोज का काम हो गया था लड़ने का, और लड़ते लड़ते उसकी जुबान इतनी तेज हो गई थी कि नॉर्मल ही वो लड़ते हुए ही बात करती थी। अग्नि गौर से ही देख रहा था कि तभी एकदम से उसने बालकनी में जंप लिया। वैसे उसकी बालकनी बहुत ही नॉर्मल सी थी, आम सी थी। अग्नि को थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हुई, लेकिन वो जल्दी से अंदर आ गया। अभी तक जीविका अपने ख्यालों में खोई हुई थी, क्योंकि सच में उसे गुस्सा आ रहा था ये सोच सोच कर कि क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा था। और कात्यायनी और कामिनी दोनों हमेशा उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करती थी। अगर वो किसी दिन नहीं हुई तो जय इनके साथ कितना सफर कर पाएगा। उसके भी तो कॉलेज है और वो ऐसे बैठ नहीं सकती है, अपनी लाइफ को ऐसे जाया नहीं जाने देगी। इसलिए वो सोच रही थी कि तभी पीछे से एक आवाज आई, क्या सोच रही हो जाने मन, मेरी ABCD। उसकी बात सुनकर अचानक जीविका का मुंह बना और उसने पलटकर पीछे अग्नि की तरफ देखा। अग्नि सामने उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर ही जीविका ने बगल का फ्लावर वास उठाया और खींचकर अग्नि की तरफ दिया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अगर कोई नीचे सुनेगा तो उसके बारे में क्या सोचेगा। वो कभी लोगों के मामले में, समाज के मामले में पड़ती ही नहीं थी। उसे दुनिया समाज से कोई लेना देना नहीं था। वो वही करती थी जो उसका दिल करता था। अब उसने खींचकर वो फ्लावर वास मार तो दिया था, लेकिन अग्नि तुरंत नीचे झुक गया था, जिसकी वजह से उसे चोट नहीं आई। वो एकदम से खड़ा होते हुए बोला, यार डायरेक्ट बार करती हो तुम, आगे पीछे देखी नहीं हो। दी अग्नि सिकरवार तुम्हारे सामने खड़ा है। इस तरह एकदम से उसने बगल में देखा, जहां पर बहुत बुरी तरह से जीविका ने स्नैक्स और बिस्किट को एक साथ मिक्स करके खाया था। जीविका ने उसे उठाया और एकदम से अग्नि के मुंह पर फेंक दिया और गुस्से में बोली, मुझे तुम्हारी शक्ल देखने की कोई जरूरत नहीं है, निकल जाइए यहाँ से। मेरा दिमाग पहले से बहुत खराब है और ज्यादा मत खराब कीजिए। होंगे अपने घर के अग्नि सिकरवार, मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, आरती थोड़ी उतारूंगी। अग्नि उसके पास आते हुए बोला, तुम्हारी फैमिली तुम्हें बहुत परेशान करती है ना, मैं बस तुम्हें कुछ वो देने आया हूँ। तुमने मेरी गाड़ी खराब की थी, मेरी गाड़ी का टायर पंचर किया था, मेरी गाड़ी की डिक्की में वाइन की बोतल डाली थी ना, याद है। तो इस बार जीविका ने जय को देखा और फिर गुस्से में बोली, हाँ तो डरती हूँ क्या। हाँ मैंने किया था, जो करना है कर लो, जाओ अभी तुम यहाँ से, मेरा दिमाग पहले से बहुत सनका का हुआ है। इस पर अग्नि ने तुरंत उसे कमर से पकड़ा और उसे वहीं पर उसकी मेज से लगा दिया। उसकी मेज से लगा ते हैं उसकी आंखों में देखकर बोला, और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें लगता है। ऐसा कहकर वो जीविका की आंखों में देख रहा था। वहीं पर जीविका को बहुत गुस्सा आ रहा था। जहां पर एक तरफ ये हाल था तो वहीं पर दूसरी तरफ पिया अपने रूम में बैठी हुई सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ था उसके बाद उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवट ले रही थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि कर्टन के पीछे कोई था, उसकी सिर्फ परछाई नजर आ रही थी। वो एकदम से घबराकर बैठ गई और फिर सोचकर बोली, पिया लगता है चोर घुस आया है। पिछली बार भी तूने बहुत घटी घसीट कर मिट्टी में लपेट लपेट कर पीटा था, इस बार तो इसे ना बहुत अच्छे से दूंगी। इसने समझ के रखा है, मेरे घर में हीरे जवाहरात है, और है भी तो क्या इसके लिए है। मैं इस घर की इकलौती बेटी हूँ, सारी प्रॉपर्टी तो मैं ही लूंगी, इसे कुछ भी नहीं लेकर जाने दूंगी। ऐसा क्या कर उसने आसपास देखा, लेकिन कहीं पर कुछ नजर नहीं आ रहा था। हमेशा से पिया का बैग उसके काम आता रहा था। उसने तुरंत अपना बैग उठाया और उसमें देखा तो हमेशा की तरह उसका पेपर स्प्रे रखा था। उसने निकाला और अपने पीछे छुपकर जल्दी से अपनी विंडो के पास आकर खड़ी हो गई। एक्चुअली उसके बालकनी विंडो से अटैच थी। बालकनी से होकर पहले विंडो से होकर निकलना पड़ता था, इसलिए वो विंडो के बगल में आकर खड़ी हुई थी। 2-3 विंडो थी उसके कमरे में। एक्चुअली वो लोग इतने भी गरीब नहीं थे, ऐसे ही नहीं, उसे नाजों से पाला गया था। यहाँ पर वो बंदा जैसे ही कर्टन के पीछे से आगे आया, वैसे ही पिया ने बिना कुछ सोचे समझे उसकी आंखों में पेपर स्प्रे डाल दिया और एकदम से उसे कर्टन के अंदर ही लपेटकर उसकी पीठ पर चढ़कर अपनी कोहनी से 2-3 कोहनी दे दिया। लेकिन अभी भी उसका मन नहीं भर रहा था।
उसने आसपास देखा तो टेबल पर जो उसका जग पड़ा था पीतल का, उसने वो उठाया और 2-3 जग उसकी पीठ पर दिया। उसके बाद उसके सर पर देकर बोली, मेरे घर में चोरी करेगा? मेरे घर में? तू टेंशन मत ले, तेरी जान निकाल कर रहूंगी। लेकर चलती हूँ नीचे और वहीं नीचे धुलाई करूंगी, पानी में डाल डालकर। ऐसा कहकर वो उसकी शर्ट को पकड़कर खींचने लगी, लेकिन वो उससे अब खींचा ही नहीं जा रहा था। पिया अपनी पूरी जान लगाकर उस चोर को अपनी तरफ खींच रही थी। जब काफी वक्त हो गया और वो उसे खींच नहीं पाई तो अचानक पलट कर बोली, कौन सी चक्की का आटा खाता है ये कि जो खींचा नहीं जा रहा है मुझसे? मैं अपनी पूरी ताकत लगा रही हूँ। ऐसा कहकर उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो सामने देखकर उसके माथे से पसीना आने लगा। वो बहुत ज्यादा घबरा गई, आंखें बेचारी की सर्द हो चुकी थी और एकदम से घबराई घबराई थी। उसके कदम पीछे होने लगे थे, हाथ उसके उस आदमी की शर्ट से हट गए थे, क्योंकि सामने कोई और नहीं दहशत खड़ा था जो कि उसे बस गुस्से में घूर रहा था। वो नहीं जानता था कि पिया दिखने में बस मासूम थी, ऐसे तो एक नंबर की खुरापाती लड़की थी। इतनी डेंजरस कोई लड़की कैसे हो सकती थी? अगर किसी के घर में चोर आता था तो लड़कियां हमेशा डरकर छुप जाती थी। सामान कोई भी लेकर जाए लेकिन बस उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। पर यहाँ पर पिया को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता था, उसे तो प्रॉपर्टी चाहिए थी अपने माँ बाप की। हर्षद को अपने सामने देखकर पिया अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे क्या पता कि आप यहाँ से आएंगे और आप यहाँ से क्यों आ रहे थे? आपको तो माँ पापा ने बोला ना कि यहाँ से जाना है, रस्म है हमारे घर की, आप यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। कभी और आना तो रुक जाना, वैसे भी आपका घर तो बड़ा है ना। मुझे पता है कि आप थोड़े से मोटे हैं, आपकी बॉडी अच्छी है, हीरो की तरह है, लेकिन आप अपने बेड पर फिट आते हैं, मेरे बेड पर फिट नहीं आएंगे। उसकी बेतुकी बात सुनकर दहशत एकदम से उसके दोनों हाथों को पकड़ने लगा। यहाँ पर पिया ने एकदम से धकेल दिया तो दहशत जाकर टेबल पर गिर गया और आवाज बहुत जोर की आई। यहाँ पर अभी तक रीमा जी कैलाश जी पिया के बारे में डिस्कस कर ही रहे थे कि पिया के रूम से इतनी तेज किसी के गिरने की आवाज और उसके फ्लावर वास और भी पेंटिंग्स वगैरह उसने बना रखी थी, वो सब गिरने की आवाज सुनाई दी तो रीमा जी घबरा कर बोली, मैं देख कर आती हूँ। कैलाश जी उनका हाथ पकड़ा और उनका हाथ पकड़ते हुए बोले, पता तो है आपको कि आपकी बेटी कैसी है रीमा, और क्यों जा रही है? कुछ खेल रही होगी, इतने वक्त बाद उसे अपना कमरा मिला है। वैसे भी अपने कमरे में बहुत खुश रहती है वो। लेकिन रीमा जी का मन नहीं मान रहा था, इसलिए उन्होंने अपने आप को छुड़ा लिया और भागते हुए ऊपर पिया के रूम की तरफ गई। यहाँ पर दहशत पीछे से ही पिया को कसकर पकड़ रखा था और उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। दहशत पिया के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आ रहा था, क्योंकि अभी तक तो उसे लग रहा था कि वो पिया से प्यार से बात करेगा, पर पिया की हरकतों को देखकर उसके ऊपर प्यार नहीं आ रहा था। उसने पिया को कसकर पकड़ रखा था और उसकी कमर को दबा ही रहा था कि तभी एकदम से रीमा जी की बाहर से आवाज आई, क्या हुआ पिया बेटा? हुआ क्या है तुझे अचानक से? बहुत आवाज आ रही है बेटा, हमें नींद नहीं आएगी, तू दरवाजा खोल, मैं देखना चाहती हूँ तो ठीक तो है ना? इस पर पिया ने हाँ में सर हिला दिया और एकदम से बोली, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाओ सो जाओ। लेकिन बाहर से रीमा जी बार बार एक्टक उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि एक बार वो उसे देखना चाहती थी, इसलिए पिया ने दहशत को पीछे किया। दहशत अभी भी छुपने को तैयार नहीं था। पिया हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज मत कीजिए ऐसा। ऐसा कहकर वो जल्दी से उसे खिड़की के पास लेकर आई और उसे खिड़की के बाहर बैठाकर तुरंत पर्दा लगा दिया। पर्दे लगाने के बाद उसने अपने आप को सही किया और सामान थोड़ा सा सही किया, लेकिन टेबल थोड़ा बहुत गिरा था, इसलिए उसने जानबूझकर किया था जिससे कि रीमा जी को पूरी तरह से भरोसा हो जाएगी सच में टेबल ही गिरा था। पिया जल्दी से आगे आई और उसने दरवाजा खोला तो रीमा जी जल्दी से अंदर आ गई। वो आसपास देखने लगी तो टेबल गिरा था। पिया परेशान होते हुए बोली, वो मैं अपनी पेंटिंग्स को टांगने की कोशिश कर रही थी, एक दो गिर गई थी बस उसी चक्कर में। तो रीमा जी घबराकर उसके हाथ पर देखते हुए बोली, तुझे कहीं चोट तो नहीं है ना बेटा? तू ठीक तो है ना? ऐसा कहकर उसके गाल, उसके हाथ, उसके पैरों को देखने लगी। वो उसे बहुत प्यार करती थी और उनका प्यार देखकर पिया एकदम उन्हें समझाते हुए बोली, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, जाइए सो जाइए, मुझे भी नींद आ रही है, पेंटिंग नहीं टांगूंगी, सुबह होगी तो देखा जाएगा। पिया ने केयरलेस होते हुए कहा। रीमा जी एकदम से उसे अपने पास बैठाते हुए बोली, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? अगर कोई भी दिक्कत हो तो बता देना। पिया ने हाँ में सर हिला दिया कि तभी एकदम से रीमा जी की नजरें कर्टन के पास गई। हल्के हल्के से उंगलियां नजर आ रही थी और नीचे शूज नजर आ रहे थे। वो समझ गई थी कि आखिर इतना सब बवाल क्यों हुआ था और पिया इतना परेशान क्यों हो रही थी और बार बार उन्हें जाने के लिए क्यों कह रही थी। अब वो समझ गई थी कि उनकी बेटी को बस एक बार समझाना पड़ता था। वो भी खड़ी होकर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे भी नींद बहुत ज्यादा आ रही है बेटा, मैं जाती हूँ, सो जा, तू भी सो जा। लाइट वाइट ऑफ कर लेना वरना लाइट ऑन रहेगी ना तो मुझे लगेगा कि जरूर कमरे में कुछ चल रहा है। ये सुनकर पिया ने हाँ में सर हिला दिया और वहीं रीमा जी मुस्कुराते हुए रूम से निकल गई थी। पिया ने तुरंत दरवाजा बंद किया और गहरी सांस लेने लगी। अचानक से उसे याद आया कि दहशत उसके आसपास ही था, इसलिए वो आगे गई। उसने तुरंत पर्दे खोले तो सामने दहशत नहीं था। वो घबराकर बोली, गुस्सा होकर तो नहीं गए हैं? कल मुझे बहुत परेशान करेंगे, बस गुस्सा होकर ना गए हो, चले गए हो तो अच्छा ही है। ऐसा कहकर वो अचानक पलटी तो देखा दहशत सामने था। वो उसे गुस्से में घूर रहा था तो पिया घबराकर चिल्लाने को हुई, लेकिन उसके पहले ही दहशत ने उसके होठों के ऊपर अपना हाथ रख दिया। पिया उसकी आंखों में देखकर घबराई हुई थी। डर की वजह से उसकी आंखें बड़ी हो गई थी और सांस भी नहीं ले पा रही थी। दहशत ने एकदम से उसे शांत रहने का इशारा किया और उसके मुंह से हाथ हटाते हुए कहा, क्या बोला तुमने? कहा कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो ये तुम्हारे लिए बेटर है, मतलब तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं? इस पर पिया अपने आप को बचाने के लिए बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती थी।
वो माँ ने कहा था ना, मुझे लगा कि अगर वो देख लेंगी तो न जाने उनके दिमाग में क्या चलेगा। उन्हें लगेगा कि मैं अपने पति के बिना एक मिनट नहीं रह पाती हूँ, और अब यहाँ पर तो मेरे 3-3 पति है ना, किस किस के बिना नहीं रह पाऊंगी। आज आप परेशान कर रहे हैं, कल अग्नि जी करेंगे, परसों वायु जी करेंगे और फिर आप करेंगे। आप लोगों की तो लाइन चलती ही रहेगी। मैं अकेले कब तक बर्दाश्त करूंगी। वो अपनी ही धुन में थी, पर यहाँ पर अब दहशत उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था, वरना उसको एक झटके में जवाब दे देता। अरे यहाँ पर तो उसे पिया के होंठ नजर आ रहे थे, जो कि लगातार चल रहे थे। उसने कुछ बिना बोले पिया को एक झटके में अपनी गोद में, अपनी बाहों में उठाकर तुरंत दीवार से लगाया और उसके होठों को अपने होठों के बीच में ले लिया। दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे थे। पिया समझ नहीं पा रही थी चल क्या रहा था, और वो समझ नहीं पा रही थी कि क्यों चल रहा था, क्योंकि दहशत अपने होठों को बार बार चलाकर उसे मजबूर कर रहा था कि पिया उसका सपोर्ट करे। लेकिन पिया समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसा एहसास था। पिया को किस करते हुए वो महसूस कर रहा था कि उसके जज्बात है उमड़ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि पूरे जज्बात को वो पानी में भिगो रही थी। यहाँ पर दहशत समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे जज्बात थे कि वो पिया को देख भी नहीं रहा था, बस पिया को चाहता था। किस करते हुए वो पिया को बिस्तर पर ले आया था और पिया की साड़ी भी खींचकर एक साइड में कर दी थी। पिया उसकी आंखों में देखकर कुछ बोल नहीं पा रही थी कि दहशत उसके ऊपर आया और पूरी तरह से उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां डालते हुए बोला, हमारे बीच में जो हो रहा है हम दोनों की मोहब्बत है, ये हमारे बीच में ये होना बहुत जरूरी है पिया। ऐसा कहकर उसने हल्के से पिया के होठों को फिर से किस किया और इस बार उसकी गर्दन चूम ली, तो पिया ने चेहरा दूसरी तरफ करके अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। दहशत ने उसके कपड़े को पूरी तरह से उतार दिया था। कुछ वक्त में दोनों के कपड़े बुरी तरह से बिस्तर के नीचे गिरे हुए थे। पिया आंखों से उसे मना कर रही थी क्योंकि उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। वो एकदम से उसका हाथ पकड़कर पीछे करते हुए बोली, आपका छूना अच्छा नहीं लग रहा मुझे, प्लीज जाइए, मुझे यहाँ पर ऐसे हाथ मत लगाइए, लड़कियों को बिना कपड़ों के नहीं देखते हैं, बदतमीजी होती है ये। इस पर दहशत ने मुस्कुराकर उसके गाल पर किस करते हुए कहा, कॉलेज गई हो ना, उन्हें हीरोज पसंद है ना, तो तुम्हारा हीरो तो मैं ही हूं ना, तो तुम्हें मैं ही हाथ लगाऊंगा ना पिया। तो पिया उसे दूर करते हुए बोली, लेकिन मेरे कपड़े क्यों उतार रहे हैं आप। दहशत मुस्कुराकर बोला, हम दोनों का एक होना जरूरी है बच्चे, तो तुम्हें इतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं पूरी तरह ही तुम्हारा हूँ और तुम पूरी तरह से मेरी हो। तुम मुझे चाहे जहाँ हाथ लगा सकती हो और मैं तुम्हें चाहे जहाँ हाथ लगा सकता हूँ, और ये हक सिर्फ मेरा और किसी का नहीं है। ये बात तुम अपने दिमाग में बैठा लो, वो चाहे अग्नि हो, वायु हो या कोई भी, तुम्हें इस तरह से हाथ नहीं लग सकता जिस तरह से मैं तुम्हें हाथ लग रहा हूँ। पिया मुंह बनाते हुए बोली, पर मम्मा तो कह रही थी कि जो आप करेंगे वो बाकी के भाई भी कर सकते हैं मेरे साथ। दहशत का गुस्सा बढ़ गया। उसने पिया के ब्लाउज को भी खींच दिया था, उसके ऊपर हल्के हल्के से किस करते हुए उसके पेट के पास आया और वहां पर कसकर बाइट किया। तो पिया उसके बालों को पकड़ते हुए बोली, दर्द हो रहा है, मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए, प्लीज। क्या कर रहे हैं आप, वो रोते हुए बोली। तभी दहशत एकदम से उसके ऊपर आया और बोला, आज की रात बहुत यादगार होगी पिया, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। मैंने बहुत ट्राई किया पिया, मैंने बहुत कोशिश की है तुमसे दूर रह लूं। मुझे पता है कि इसके बाद मुझे बहुत ज्यादा ही हर्ट होने वाला है, रिग्रेट करूंगा, लेकिन आज की रात रिग्रेट नहीं करना चाहता हूँ पिया। ऐसा कहकर वो अपने दोनों पैरों से पिया के दोनों पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी भी पिया इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं थी। पिया ने एकदम से दहशत से अपने दोनों पैरों को छुड़ा लिया और करवट लेकर दूसरी तरफ देखने लगी। वो बुरी तरह से कांप रहा था। ख्याल पिया को पाने के लिए तड़प भर चुकी थी उसके अंदर, इसलिए वो उसकी गोरी पीठ को देख रहा था। दूध जैसी उसके पीठ मलाई जैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि दहशत उसे ही खा जाएगा। उसने एकदम से पिया की पीठ पर अपने होठों को रखा था। पिया ने अपनी पूरी बॉडी को सिकुड़ लिया और आंखें बंद करते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप। तभी एकदम से दहशत ने उसकी पीठ पर कसकर बाइट कर लिया, तो पिया की चीख निकल गई और पिया एकदम से अपनी आंखें बंद करने लगी। दहशत मुस्कुराकर बोला, आई नो तुम्हें दर्द हो रहा है, पर ये दर्द तो तुम्हें आज नहीं तो कल बर्दाश्त करना ही होगा, क्योंकि इसी दर्द में सुकून है और इसी सुकून में जिंदगी है पिया। तुम्हें भी सुकून मिलेगा अगर तुम मेरा सपोर्ट करोगी तो। पहली बार दहशत इतने प्यार से पिया से बात कर रहा था। कहते हैं ना कि जब मर्दों को उनकी जरूरत होती है तो उन्हें बड़ा प्यार आता है। शायद इस वक्त इसलिए ही दहशत को भी प्यार आ रहा था, क्योंकि उसे पिया की जरूरत थी। पिया से दूर रहना हर दिन उसके लिए एक सजा बनता जा रहा था। पिया ने उसे नहीं समझी तो दहशत ने उसके ब्लाउज को पूरी तरह से निकाल दिया और वो उसकी कमर से लेकर सीने पर हाथ फेरने को हुआ तो पिया ने आंखें बंद कर ली और फिर उसके हाथ को नीचे करने लगी। भले ही दहशत कह रहा था कि उसका ये करना सही था, लेकिन पिया को पता नहीं क्यों बहुत बुरा लग रहा था कि वो इन सब चीजों से अनजान थी, और ये टच क्या होता है इन सब चीजों से अनजान थी। इसलिए वो उसके हाथों को हटा रही थी, लेकिन तभी दहशत ने उसकी गर्दन देखी और उसके बालों को हटाने लगा। एक तो उसके चमकते हुए रेशमी बाल हमेशा से खुशबू देते थे। दहशत उन्हें स्मेल करने की कोशिश कर रहा था और पिया ने अपनी तकिया को बहुत कसकर पकड़ रखा था। दहशत अपने किंग साइज बेड पर इस वक्त तड़पने लगा था, लेकिन आज पिया के छोटे से बेड पर भी उसे सुकून मिल रहा था। उसने धीरे धीरे ही सही पर अब तक पिया के दोनों पैरों को अपनी चपेट में ले लिया था। पिया अभी भी अपने दोनों पैरों को रगड़ रही थी। दहशत उसके अंदर की बेचैनी समझ रहा था, इसलिए वो उसके दोनों पैरों के बीच में अपने पैरों को लाते हुए बोला, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है पिया, हम दोनों के बीच में ये बड़ा है, हमारे बीच में ये दूरियां मिटनी चाहिए। ऐसा कहकर उसने पिया को अपनी तरफ पलट दिया और फिर से उसके गाल को किस करते हुए उसकी गर्दन को चूम लिया और एक और बार उसके होठों को चूम लिया। तो पिया की नजर झुक गई, क्योंकि किस करने का मतलब तो उसे भी पता था। दहशत अभी भी उसके निचले होठों पर अपने अंगूठे को फेरते हुए उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। पिया की नजर झुकी थी तो दहशत मुस्कुराकर बोला, जबरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन तुम मुझे देखोगी नहीं तो समझोगी कैसे कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज्यादा हैंडसम है।
पिया ने अभी भी नजरें नहीं उठाई तो इस बार दहशत के हाथ उसकी कमर से होते हुए उसके ऊपर आके गर्दन से नीचे और उसके पेट से ऊपर इस वक्त दहशत के हाथ थे, जिसकी वजह से पिया के सांसें बढ़ गई थी। वो हल्के हल्के से मुस्कुराया तो पिया की आंखें बंद होने लगी। वो एकदम से बोली, प्लीज वहां पर मत दबाना, बहुत दर्द होता है मुझे। दहशत उसके चेहरे को हल्के से ऊपर करते हुए बोला, तो देखो ना मेरी तरफ, देखोगी तो मैं तुम्हें दर्द नहीं दूंगा पिया। उसने इस बार बच्चों की तरह उसके चेहरे की तरफ देखा और बोली, आप वही करते हैं जो आपका मन करता है। मैंने कहा मेरे कपड़े मत उतारिए, लेकिन आपने उतार कर दूसरे साइड फेंक दिया है। अब मैं उठूंगी कैसे? दहशत हल्के से मुस्कुराया और अचानक से सच में उसने पिया को वही दर्द दिया जो कि वो नहीं चाहती थी। तो वो एकदम से रोते हुए बोली, आपने कहा था कि आप ये नहीं देंगे, अगर मैं आपकी तरफ देखूंगी तो। दहशत उसके ऊपर जाकर पूरी तरह से उसे अपने नीचे दबाते हुए बोला, पिया अगर ये दर्द तुम्हें नहीं दिया तो आगे कैसे जाएंगे? हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए इस दर्द का क्या इससे भी ज्यादा दर्द की जरूरत है, क्योंकि जब एक बार ये दर्द भी था बर्बादत किया उसके बाद तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सुकून मिलेगा। ऐसा कहते हुए उसने पिया के हाथों को दबाया तो पिया की फिर से चीख निकली। अब तक ये सब बातें करते हुए दहशत धीरे धीरे करके उसके सारे कपड़े खोल दिया था। इस वक्त उसकी बॉडी पर एक कपड़ा नहीं बचा था, इसलिए पिया उसकी तरफ देख रही थी। वो आगे कुछ कहने वाली थी लेकिन दहशत जानता था कि वो उसे अपनी मासूमियत भरे चेहरे में और अपनी क्यूट सी बातों में फंसा सकती थी। वो जानबूझकर ऐसा नहीं करती थी लेकिन उसका नेचर भी ऐसा था और दहशत जानता था कि पिया की प्योरिटी में वो हमेशा से उलझ कर रह जाता था। उसने तुरंत पिया के होठों को फिर से अपने होठों में ले लिया और उसकी गर्दन पर हाथ रखकर उसके कंधे को छूने लगा। वो अब तक उसकी पूरी बॉडी को छू चुका था और काट चुका था। वो उसके साथ वाइल्ड नहीं होना चाहता था, बस नॉर्मली सॉफ्ट तरीके से उसके साथ पेश आना चाहता था। लेकिन पिया से दूरियां इतने वक्त की हो चुकी थी कि दूरियां बर्दाश्त नहीं हुई थी और वो पूरी तरह से पिया के अंदर समा चुका था और यहाँ पर पिया के अंदर आने की वजह से पिया को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। पिया के पहली बार की वजह से वो पूरी तरह से बेडशीट को पकड़कर अपने पैरों को रगड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतना दर्द हो रहा है कि उसके पैर हल भी नहीं रहे थे। दहशत समझ रहा था, इसलिए उसने जानबूझकर पिया के होठों को छोड़ा नहीं था, क्योंकि अगर वो चिल्लाती तो पता चला कि नीचे से कैलाश जी और रीमा जी खुद आ जाते रूम में। और इस वक्त दहशत पिया से बिल्कुल दूर नहीं होना चाहता था। जहां एक तरफ वो पिया को दर्द पर दर्द दे रहा था, वहीं पिया अब बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रही थी और उसके होठों से अपने होठों को खींचकर रोने की कोशिश कर रही थी कि ताकि उसका दर्द कम हो जाए। लेकिन दहशत उसे एक मौका नहीं दे रहा था कि पिया उससे दूर जा पाए। जहां पर एक तरफ दहशत पिया को पाने में कामयाब हुआ था, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अग्नि इस वक्त जीविका के सामने बहुत बुरी तरह से पड़ा हुआ था। जीविका ने बगल से लोहे का डंडा निकाला था। वो रोड वो अक्सर चोरों के लिए और गुंडों के लिए रखती थी और अपनी मामियों के लिए भी कभी कभी यूज कर लेती थी जब वो लोग कुछ ज्यादा ही होती थी। वो रोड उसने उठाया था। वो एकदम से जय की तरफ देखकर बोली, अगर मेरा भाई उठा तो यहाँ पर मार चप्पल लाल कर दूंगी, चलो निकलो यहाँ से। बता रहे हैं होंगे पैसे वाले अपने घर पर, कपड़े फाड़ कर यहाँ से नहीं भेजा ना तो मेरा नाम जीविका चौधरी नहीं। उसकी शेरनी वाली बात सुनकर अग्नि को थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा था। उसने बस थोड़ा सा डरने वाला नाटक किया और अचानक से उसके सामने बेधड़क खड़ा होकर अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डालकर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, बात बात पर रोमांटिक होने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें मुझे बिना कपड़ों के देखना है तो तुम बोल दो ना, मैं कपड़े उतार दूंगा तुम्हारे सामने। उसकी बात सुनकर जीविका भी हल्के से शर्माते हुए फिर थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोली, आपको कैसे पता कि आपको बिना कपड़ों के देखने का मन कर रहा है? मेरा सच्ची में बहुत मन कर रहा है मेरा, उतारिए ना थोड़ा सा। ये सुनते ही अग्नि को ऐसा लगा था कि शायद उसके चांद का असर जीविका के ऊपर भी हो गया था। वो एकदम से उसके करीब आते हुए बोला, तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम इतनी आसानी से मान जाओगी। वैसे अग्नि सिकरवार के सामने लड़कियां ज्यादा टिक नहीं पाती है, आखिरकार हैंडसम है अग्नि सिकरवार, उसका एक अलग रुतबा है। ऐसा कहते हुए वो अपनी शर्ट की बटन खोल रहा था और जीविका मुंह बना रही थी, और लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी। अग्नि की बॉडी देखकर एक पल के लिए जीविका भी आंखें फाड़ कर उसे देख रही थी। अग्नि समझ रहा था कि उसकी बॉडी का असर जीविका के ऊपर हो रहा था। उसने शर्ट निकालकर एक साइड रखी और उसके सामने आते हुए बोला, अब बोलो क्या चाहती हो, कितना देखना चाहती हो मुझे? तुम्हारे सामने आकर खड़ा हूं मैं। ये सुनकर जीविका मुस्कुराकर बोली, आप जानना चाहते हैं ना कि मैं क्या करना चाहती हूँ आपके बिना कपड़ों के देखकर? अग्नि ने हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर जीविका उसके ऊपर मिल्ट हुई थी, वो जरूर उसे किस करने वाली थी। अग्नि मुस्कुराकर उसके आगे आया, तभी जीविका ने वो लोहे की रोड ली और दे दनादन अग्नि की पीठ पर लगी बरसाने। एक से बढ़कर एक लोहे के रोड जो उसके हाथ में दो तीन रखे हुए थे सब उठाकर अग्नि की पीठ पर मार रही थी, जिसकी वजह से अग्नि उछल रहा था। वो सबके सामने इतना सीरियस बनकर, गुस्से वाला बनकर घूमता था और आज उसकी जीविका ने चटनी बनाकर रख दी थी। अग्नि बस उछल रहा था और वो उसे पीटे जा रही थी। जीविका ने मार मार कर अग्नि का हाल बुरा कर दिया था और अब अग्नि को समझ में आ रहा था कि जीविका इतने प्यार से क्यों कह रही थी उसे कपड़े उतारने के लिए। उसे तो लग रहा था कि जीविका का भी मन कर रहा था उसके साथ रोमांस करने का, वो इतना हैंडसम ही दिख रहा था। वैसे भी लड़कियों के ऊपर उसका चार्म काफी अच्छा था, पर जीविका के ऊपर तो लग नहीं रहा था। जीविका मार रही थी कि तभी अचानक अग्नि पलट गया और उसके सर पर बहुत जोर की लगी। जीविका ने देखा और बोली, और मरती हूँ दो टुकड़े कर दूंगी सर के, ना रहेगा ये सर और न चोर बनकर घुसेंगे आप। जैसे दिखने में अच्छे खासे खानदान के लगते हैं, खुद को अग्नि सिकरवार बताते हैं। यहाँ पर अग्नि को एक और रॉड पड़ने वाला ही था कि तभी एकदम से वो खड़ा हुआ और उसने जीविका के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखकर बोला, तुमने वो जो मेरी कार का शीशा तोड़ा था, उसके टायर को पंचर किया था, और जितना बड़ा नुकसान तुमने किया है ना, उसकी भरपाई कौन करेगा?
उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है और डिजिटल अप्रूव के लिए इतना काफी होता है। इस पर जीविका मुंह बनाकर बोली, अगर मैं नहीं दूंगी तो क्या जबरदस्ती ले लेंगे? नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। उसने जल्दी करते हुए कहा तो अग्नि भी उसके करीब आकर उसे और करीब खींचकर बोला, तुम्हें देना तो पड़ेगा। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलती है तो अग्नि सिकरवार को उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। ऐसा कहकर उसने अपने पेंट के पॉकेट से अपनी आईडी निकालकर जीविका के सामने कर दी। सिकरवार अंपायर का सीनियर एग्जीक्यूटिव उसके सामने खड़ा था। जीविका आंखें निकालकर बोली, दैट मीन्स तुम सच में, आई मीन टू से आप सच में अग्नि सिकरवार है। ये कहते हुए उसके लफ्ज कांप रहे थे। अब तो उसकी जबान लड़खड़ाने लगी थी। अग्नि उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, अब सोचो कि अब तक तो तुमने सिर्फ कार का तबादला किया था, उसकी हालत खराब कर दी थी और अब तो मेरे पास प्रूफ है। ऐसा कहकर उसने अपनी पीठ दिखाई जहां पर जगह जगह पर मारने के निशान पड़े हुए थे। डंडे के बहुत बुरी तरह के निशान थे। उसे इस तरह से देखकर ऐसा लग रहा था कि बेचारे के दिल से ही उसकी जान निकल गई थी। अब उसे समझ में आ रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। अग्नि उसकी तरफ पलट गया तो जीविका पीछे होते हुए बोली, तो इतने बड़ी कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव है तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये कहते हुए वो रोने लगी थी। मतलब वो रोने जैसा मुंह बना रखी थी, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर उसे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। वैसे भी आए दिन वो कोई ना कोई कांड किए रहती थी। किसी न किसी से उसकी मारामारी चलती ही रहती थी और इस बार उसे नहीं पता था कि उसकी दबंगई के चक्कर में वो इतनी बुरी तरह से फंस जाएगी। अब उसके चेहरे पर इतना डर देखकर अग्नि हल्के से मुस्कुराया और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तो अगर क्या होगा, कल सुबह सुबह न्यूज रिपोर्टर यहाँ आ जाएंगे, उसके साथ पूरी पुलिस की फोर्स यहाँ पर आ जाएगी। दी अग्नि सिकरवार जिसके आसपास गार्ड घूमते रहते हैं कि उसके दुश्मन उसे खरोच ना पहुंच पाए, उसे इतनी बुरी तरह से तुमने मारा है। सोचो ना कि उसके साथ क्या होगा। इस पर जीविका फिर से अपने आप को शेर बनाते हुए बोली, ऐसे ऐसे कैसे आ जाएगी? और क्या क्या प्रूफ है? अब मैं मारे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके आसपास गार्ड रहते हैं तो जब मैंने आपको मारा तो वो गार्ड क्या घास चरने चले गए थे या फिर कॉफी पीने चले गए थे? जब आपका कोई दुश्मन आपके हाथ नहीं लग सकता तो मैं कैसे हाथ लगा सकती हूँ? उसने हकलाते हुए कहा। वहीं पर अग्नि ने तुरंत उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचकर बोला, सांसों से बताओ या फिर अपने होठों से? जीविका ने फिर से जय की तरफ देखा। वो सोच रही थी कि शायद वो उठ जाए तो फिर वो क्या ही बोलेगी। एक तो अग्नि की हरकतें दिमाग उसका खराब कर रही थी। वो अपने आप को छुड़ाते हुए बोली, आपको जो करना है कर लीजिए, मैं डरती नहीं हूँ। जीविका चौधरी ना आज तक किसी से डरी है और ना ही डरेगी, याद रखिएगा। ऐसा कहकर उसने अग्नि को धकेल दिया तो अग्नि मुस्कुराकर पीछे होते हुए बोला, वो तो कल सुबह देखेंगे। मैंने तो तुम्हें एक चांस दिया था अपने होठों से अपनी सांसों से समझाने का। इस पर अब जीविका कुछ सोचते हुए बोली, समझने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल भी बचपना दिख रही थी। जीविका ने कुछ सोचकर उसने अपने आप में दोहराया और उसकी तरफ देखने लगी। वहीं पर अग्नि मुस्कुरा दिया। वो उसकी तरफ बढ़ा और अचानक से उसने जीविका की कमर को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखकर बोला, बताया नहीं होठों से या सांसों से? जीविका कुछ सोचकर बोली, बोलते होठों से है ना तो होठों से ही बता दीजिए। उसने डरते हुए कहा था क्योंकि उसे लड़कों के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वहीं पर अग्नि उसके होठों की तरफ बढ़ा तो जीविका उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली, ये क्या है, आप होठों से बताने वाले थे? बदतमीजी नहीं करने वाले थे मेरे साथ? इस पर अग्नि मुंह बनाते हुए बोला, जीविका क्यों कर रही हो ऐसा? आई नो मैं मिलने नहीं आया तुमसे। मुझे सच में लग रहा था कि इस वक्त मेरे घर वालों को, परिवार वालों को मेरी जरूरत थी, इसलिए तुमसे मिलने नहीं आ पाया मैं। इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह से मुझे तोड़ोगी तुम। फिर भी अगर तुम्हें मुझे मारना है, पीटना है, नचाना है, चिल्लाना है तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, लेकिन इस तरह से दूर रखना दैट्स नॉट राइट। तुम्हें भी पता है। इस पर जीविका दूसरी तरफ देखने लगी और बोली, आप मेरे ऊपर किस करेंगे ना तो आप बताइए आपको क्या करना है? अग्नि भी गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोला, अगर यही जानना है ना कि मैं क्या करना चाहता हूँ तो करो मुझे किस। तुम्हें किस करने के लिए इतना दूर से आया हूँ? जीविका उसकी आंखों में देखकर बोली, वो कहा कि आप वो हक खो चुके हैं और वो हक मैंने आपको कभी दिया ही नहीं। पिछले 6 महीना से आप हमेशा से मेरे पीछे पड़े हैं। क्यों कर रहे हैं? मैंने इतना कहा ना कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है आपके अंदर, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है आपके अंदर। ये कहते हुए वो जोर जोर से सांस ले रही थी जिसकी वजह से बार बार उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। अग्नि की नजरें उसके होठों पर, उसकी आंखों पर और उसके बाद उसके सीने पर आ रही थी। अग्नि एकदम से उसके होठों की तरफ खोया हुआ सब बढ़ रहा था कि तभी एकदम से जीविका ने अपने घुटने से उसके पेट में मारा और जैसे ही अग्नि नीचे झुका उसने उछलकर एक कोहनी उसके पीठ पर मारा और उसके बाद धकेलकर उसे बाहर करते हुए बोली, ये जो आपको शक्ल है ना मेरे सामने मत दिखाना। हो गए अग्नि सिकरवार, जो लेकर आना है वो लेकर आना, पुलिस लेकर आना है या फिर धमकी देनी है, बागी लेकर आना, जो मन करे वो लेकर आना। लेकिन इस बार जीविका चौधरी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। तो अग्नि बाहर निकलते हुए बोला, जीविका तुम्हें बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा, तुम मेरी ABCD हो, सुनो ना ABCD। इस पर जीविका दांत निकालकर बोली, बोलिए। 1234, ये जो आपके लिए 56 तरीके के फंसाने वाले आइटम है वो मेरे ऊपर लागू नहीं होते। चलिए निकलिए गया यहाँ से, वरना अगर नीचे सबको भुला लिया ना, भले मेरे साथ कुछ भी होगा लेकिन आपका जो होगा वो आप जानिए। ऐसा कहकर उसने तुरंत उसे धकेला। अग्नि तुरंत उसके फ्लोर से नीचे गिर गया।
वो तो सेकंड फ्लोर ही था, इसलिए उसे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, बस उसकी पीठ में थोड़ी सी चोट आई। जीविका ऊपर से उसे बाय करने लगी। अग्नि को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या करता। जीविका की स्माइल देखकर ना जाने क्यों उसके होठों पर स्माइल आ गई। एक तरफ अग्नि तो दूसरी तरफ दहशत, दोनों ही अपने प्यार को पाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, तो अपने प्यार को पाने के लिए लिमिट क्रॉस कर ही दी थी। सुबह हो चुकी थी और अभी तक दहशत पूरी तरह से पिया के ऊपर ही था। पिया की बॉडी ऐसा लग रहा था कि टूटकर हड्डी हड्डी निकल गई थी। अभी तक उसकी आंखें नहीं खुली थी। बाहर से रीमा जी लगातार दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन पिया उठने की हालत में नहीं थी। उसने अपनी आंखें खोली तो दहशत उसे ही देख रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था पिया को देखना। उसका दूध जैसे गोरे शरीर पर कहीं कहीं पर तिल थे और ऊपर से उसके सीने पर जो तिल था वो उसे और अट्रैक्ट कर रहा था। वो रह रहकर उसके सीने के ऊपर के तिल को सहला रहा था। पिया की आंखें खुली तो अभी भी दहशत की नजरें उसके सीने पर ही थी। उसने जल्दी से ब्लैंकेट ऊपर खींचने की कोशिश की तो दहशत उसके गाल को पकड़कर अपनी तरफ करते हुए बोला, तुम्हें पता है रात भर मैंने तुम्हें इतनी बार देखा है ना कि ये सब अगर अपने आप को कवर कर भी लोगी तो मेरे दिमाग में और मेरी आंखों के सामने वो सारी इमेज क्लिप बन चुकी है। पिया एकदम से रोते हुए बोली, मैं सबको बताऊंगी। मैं केतकी माँ जी को बताऊंगी कि आपने मुझे बिना कपड़ों के देखा, मेरे कपड़े आपने खुद उतारे, ये बदतमीजी होती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मैं अभी माँ को भी बताऊंगी। ऐसा कहकर उसने उठने का ट्राई किया तो उसकी कमर में दर्द होने लगा। अचानक से उसके पेट में और पूरे पैरों में दर्द होने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये दर्द उसे क्यों हो रहा था। तो वो एकदम से दहशत की तरफ देखकर बोली, आप पूरी रात मेरे ऊपर सोए हैं ना, इसलिए दर्द हो रहा है आपके प्रेशर की वजह से। कोई किसी के ऊपर सोता है क्या? ये सुनते ही दहशत उसके होठों पर अपने अंगूठे को लगाते हुए बोला, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ हमारे बीच रहना चाहिए। अगर तुमने माँ को या अपनी माँ से बताने की कोशिश की तो इससे भी ज्यादा दर्द होगा तुम्हें। तुम्हें तुम्हारी माँ ने समझाया ना कि पति पत्नी के बीच में ये होना लाजमी है। मैं तुम्हें हाथ लगाऊंगा और तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। तो पिया भी आंखें निकाल कर बोली, हाँ मुझे सब पता है, लेकिन माँ ने ये भी कहा था कि अगर आप मुझे दर्द देंगे तो वो चीज मैं उन्हें बता सकती हूँ। दहशत इरिटेट हो गया। वो सब समझ गया था कि आज तक उसकी फैमिली उसे आज तक क्यों समझ नहीं पाई थी। तो वो पीछे से उसकी कमर को पकड़कर उसे होल्ड करते हुए बोला, पहले कपड़े पहनो, अपनी माँ से नॉर्मली मिलना, फिर मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी मम्मा तुम्हें कुछ ना बोले तो। ऐसा कहकर उसने अपने कपड़े को देखा। उसने पिया के साथ अपने कपड़ों की भी हालत बहुत बुरी कर दी थी।